चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बच्चों, बिजनेस इकोनॉमिक्स का एमटीबी सोल्व करने जा रहे हैं जनवरी 25 का। सबसे पहले एमटीबी सोल्व किया जाएगा सीरीज 1 का। निकाल लीजिए एक बार जल्दी सारे। चलिए, सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑपरेशनल टारगेट इन ए बजट। एक बजट का की ऑपरेशनल टारगेट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, द जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट और द सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिसिट। बिल्कुल आसान, सोचने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर है फिजिकल डेफिसिट। सेकंड, देखिए सेकंड भी मैक्रो का दिख रहा होगा। आप अगर इस बार का एमटीपी ऑब्जर्व करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन आपको मैक्रो के दिखाई देंगे। स्टार्टिंग में भी ज्यादातर मैक्रो ही है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द एक्सटर्नल डेट हैज बीन शोन एट द एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ। एक्सटर्नल डेट जो है वो कौन सी एक्सचेंज रेट पर शो किया जाता है? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, एट द टाइम ऑफ एक्सपेंडिंग, बोथ और नन। इसका आंसर है बच्चों ए, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डेट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। बच्चों, पब्लिक एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशंस है, हमें बताना है इसमें से कौन सी नहीं है। इसमें से कौन सी नहीं है? फंक्शनल है, रिवेन्यू कैपिटल ये भी होती है, वोटेड चार्ज भी होती है, यस डी। बच्चों, प्लान नॉन प्लान ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं होती। फोर्थ, ये तो माइक्रो क्वेश्चन है क्या जी, कॉस्ट वाला, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बार आया। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व कांट बी यू शेप्ड। इनमें से कौन सा कर्व यू शेप नहीं हो सकता? एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल, एवरेज फिक्स्ड और मार्जिन। बच्चों, इसका आंसर है सी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। याद है आपको, इस तरीके से कर्व होता है, राइट। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग assumption इज करेक्ट इन कनेक्शन विद द ओलिगोपोली। अगेन मार्केट का क्वेश्चन माइक्रो का। ओलिगोपोली के रिलेशन में कौन सी एजम्पशन करेक्ट है? करेक्ट बताना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पहला, अगर ओलिगोपोलिस अपना प्राइस इंक्रीज करता है तो राइवल फॉलो करेगा, प्राइस इंक्रीज करेगा तो राइवल फॉलो नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा तो राइवल अपना प्राइस कम करेगा, और फोर्थ है, अगर वो डिक्रीज करेगा तो राइवल रिएक्ट नहीं करेगा। बच्चों याद कीजिए, ओलिगोपोली में हम क्या पढ़ते हैं? जब प्राइस कम करते हैं तो सभी कम कर लेते हैं, मगर जब एक फर्म प्राइस बढ़ाती है तो बाकी उसको फॉलो नहीं करते। जी हाँ, फॉलो नहीं करते। तो इसका आंसर बच्चे आना चाहिए सेकंड। अब ऑप्शन क्या है? ए में वन ओनली, बी में सेकंड ओनली, सी में फर्स्ट एंड थर्ड, डी में फोर्थ। तो इसका आंसर बच्चे आएगा बी, सेकंड ओनली। चलिए, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल इमर्ज करती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, फ्री इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में, या नन ऑफ द अबव। इसको हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था। बिजनेस साइकिल की फीचर्स में बताया गया है कि बिजनेस साइकिल जो है ना, वो फ्री मार्केट इकोनॉमी में ही एग्जिस्ट करती है। सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट एंटर इनटू द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। बच्चों, 7th चैप्टर हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर आ गया। इनमें से कौन कौन सी हमारी नेशनल इनकम में जो है एंटर नहीं करती? पहला, एक्सचेंज ऑफ प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स, नहीं आता ये। एक्सचेंज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये भी नहीं आता। एक्सचेंज ऑफ स्टॉक एंड बोर्ड्स, ये भी नहीं आता। तो आंसर बच्चे क्या आएगा इसका? डी, ऑल ऑफ द अबव। एट्थ, in the Keynesian closed diagram, the point at which the aggregate demand function cross the 45 degree. आई थिंक ये क्वेश्चन बच्चे आपका ऐसे में भी है। इसका सिंपल सा आंसर है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विच मे और मे नॉट बी फुल एम्प्लॉयमेंट। 45 डिग्री वाला वो दिखाता है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है। तो बच्चे इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। क्या आंसर आएगा इसका? सी। चलिए, नाइन्थ, which of the following is an implication of the imposition of price ceiling below the equilibrium price? अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे करते हैं सीलिंग को, प्राइस सीलिंग को फिक्स करते हैं, तो क्या हमारी इंप्लीकेशन होगी? क्या है मार्केट में शॉर्टेज होगा? यस।
क्या एलोकेशन ऑफ लिमिटेड सप्लाईज की प्रॉब्लम होगी? यस। क्या ब्लैक मार्केटिंग होगी? यस। तो बच्चे इसका आंसर क्या आएगा? डी। नाइन्थ का आंसर क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड 10th की बात करते हैं सर, नेशनलाइजेशन। ये तो बच्चों सबको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट्स के स्टेक को प्राइवेट सेक्टर में बांटना? नो। गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट सेक्टर में? नहीं। गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड लास्ट पढ़ते हैं, टेकिंग ऑफ फुल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट ने ले लिया। यस, दिस इज नेशनलाइजेशन। तो पहले 10 क्वेश्चन बच्चों हमने कर लिए। देखिए, सीरीज 1 का एमटीबी है जनवरी का, हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, पहले 50 फिर 50। आप एक बार खुद क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आप आसानी से उसको रिवाइज कर पाए। और 50 क्वेश्चन मुझे इस पार्ट में करने हैं, 10 में ऑलरेडी कर चुका हूं। 11th पे आते हैं बच्चों। 11th क्वेश्चन देखते हैं। While drawing budget line of a consumer consuming nachos, chips and Pepsi, budget line पे क्वेश्चन आ गया बच्चे। If the quantity of nachos taken on y axis and the Pepsi on the x axis, स्लोप बतानी है बच्चों। ये देखो, ये बजट लाइन होती है, याद है आपको? बजट लाइन की स्लोप होती है P of x डिवाइड बाय P of y, जो x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे क्या है बच्चों? हमारी x एक्सिस पे है हमारी पेप्सी और y एक्सिस पे है नाचोस। तो क्या बन जाएगा? प्राइस ऑफ P डिवाइड बाय प्राइस ऑफ N, दैट इज A। प्राइस ऑफ पेप्सी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ नाचोस, इसका आंसर क्या आ जाएगा? A। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस, हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या ऐड करें कि वो नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर बन जाए? तो बच्चों इसका आंसर आएगा नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। मैं अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर में नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ऐड कर दूंगा तो ये मेरा बन के आ जाएगा नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर। देखिए, एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, दोनों को नेट जोड़ दिया तो नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर हो। 13 बजट दिख रहा है बच्चों, बजट का क्वेश्चन आ रहा है। Which of the following measures of meeting deficit in a budget leads to increase in the money supply? इनमें से कौन सा मेजर है जो हमारी मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है? डिसइन्वेस्टमेंट? यस। लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक? यस। डेफिसिट दूर होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। या डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोरिंग वगैरह करके? तो आंसर आएगा बच्चों डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए भाई, बताया ना, ज्यादातर आपको मैक्रो दिख रहा है बट पेपर में दोनों से ही आता है, अच्छे से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 14th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विद फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीज एज इट बिकम रिलेटिव चीपर इन कंपैरिजन टू अदर कमोडिटी। आपकी कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, दूसरी के मुकाबले आपकी डिमांड बढ़ गई बिकॉज आपका प्राइस डाउन है इन कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन करते हैं इसको हम कॉम्पिटिटिव डिमांड या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर बच्चे क्या आएगा? 14 का है, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूट से कंपैरिजन किया जा रहा है। 15 Which of the following condition would violate the consumer equilibrium in a two good world? दो गुड्स की बात करें तो कौन सा वोइलेट करता है? देखो, हमने ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ी हैं जो सेटिस्फाई करती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वोइलेट करता है। तो वोइलेट का क्या है बच्चों? मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू गुड्स इक्वल, यूटिलिटी इक्वल, ओके, डिफरेंस कर्व इज चीपर देन बजट एंड, ये गलत है बच्चों, इनकरेक्ट बताना ना। ये वोइलेट कर रहा है क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व है तो वो तो बजट लाइन पे टेंजेंट होता है, वो उससे स्टीपर नहीं हो सकता। तो 15 का आंसर बच्चों क्या आएगा? सी। 16 देखिए, ये ए और आर, एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आ गए। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस। कंज्यूमर सरप्लस याद है कि जो एक्चुअली पे करते हैं और जो विलिंग टू पे करते हैं उसका डिफरेंस है, करेक्ट है। और देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस, कि कंज्यूमर सरप्लस और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है ना, कि देखो ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। कोई चीज आपको सस्ती मिलेगी और यूटिलिटी ज्यादा होगी तो आपका कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा। स्टेटमेंट तो दोनों ही करेक्ट है।
बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? ए। 16 का क्या आएगा? ए। 17 की बात करते हैं। The point at which the total product curve begins to flatten out indicates, टोटल प्रोडक्ट का वो पार्ट जहां पर वो फ्लैटन आउट हो रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न की बात कर रहा है, इट इज द ओन सेट ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। 18th, इसमें बच्चों फिर ए और आर आ गया। देखिए बड़े ध्यान से, सम कॉस्ट आर नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए सम कॉस्ट कौन सी होती है? पास्ट वाली कॉस्ट। एग्जैक्टली देखो ये खर्चा आप कर चुके हो, ये आपके डिसीजन के लिए आपको इंपैक्ट नहीं करेगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होती है। देखिए अल्टीमेटली जो खर्चा आप कर चुके हो, अब तो आज की डेट में तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नहीं, पुरानी बात कर तो शायद है, आज की डेट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच्चे जीरो है, तो ये भी करेक्ट दिख रहा है। अब देखिए ना, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो इंस्टीट्यूट ने ना, वैसे आप देखोगे इसका आंसर ना बी दे रखा है कि ए और आर ट्रू है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट एज पर माय व्यू ए है, एक्सप्लेनेशन भी यही है। देखिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है तभी तो वो रेलेवेंट नहीं है ना, आप समझिए जिस चीज में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट होती है। तो मेरे हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट ए आना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट के एमटीपी में बी है तो हम इसको ए करेंगे, ए आना चाहिए। 19 की बात करते हैं। अगेन मार्केट आ गया ओलिगोपोली। In an oligopoly, the price determination is often influenced by action of single firm, no, collective behavior, yes। इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ओलिगोपोली हमेशा इंटरडिपेंडेंस पे और आपके कलेक्टिव बिहेवियर पर ही डिपेंड करती है। चलिए 20th, अगेन मार्केट बच्चों। इन ए मोनोपोली द लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर ए प्रोडक्ट टिपिकली रिजल्ट इन, अगर मोनोपोली में क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो उससे क्या होगा? परफेक्ट इलास्टिसिटी होगी, नो, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड तो होता नहीं मोनोपोली में। डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, कांस्टेंट रिटर्न होंगे, नो, एंड दी एबिलिटी टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसमें ना समझिए, आपका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, और वैसे आप देखो तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, बट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट नहीं है। मेरे हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट 20 का बी आना चाहिए। वैसे डी भी करेक्ट है, बट 20 का हम क्या लेंगे? बी, क्योंकि आपको याद हो आपके डिमांड कर्व की शेप इस तरीके से होती है किसमें? मोनोपोली में। चलिए तो पहले 20 क्वेश्चन हो गए बच्चों। 21, which of the following is not included in GDP using expenditure method? बच्चों अगेन नेशनल इनकम का क्वेश्चन आ गया। एक्सपेंडिचर याद है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सर किसी भी मेथड में ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होती, आंसर आएगा हमारा डी। C होगा, G होगा, I होगा। 22, which organization is primarily responsible for compiling and publishing regional account data? सिंपल बच्चों, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आंसर है इसका CSO। 22 का क्या है? CSO। 23rd, which of the following component is used to access the regional economic performance? बच्चों रीजनल मतलब एरिया वाइज, एरिया वाइज परफॉर्मेंस हम निकालते हैं, कौन सा एरिया बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, उसके लिए कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? सर पॉवर्टी रेशियो होता है, चेक करते हैं हम एरिया वाइज पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट रेट होता है, पर कैपिटा इनकम भी होता है, तो आंसर बच्चों आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो 23rd का आंसर क्या आएगा बच्चों? डी। 24th, if government wants to contribute to the capital formation then revenue surplus should be। देखो गवर्नमेंट ना पैसा लगाना चाहती है, कैपिटल में फॉर्म करना चाहती है नए पैसे को, तो मतलब मार्केट में पैसा लगाना चाहती है, तो पैसा होना चाहिए, तो उसके लिए आपका सरप्लस क्या होना चाहिए? माइनस में या प्लस में? ऑब्वियसली प्लस में, तो आंसर शुड बी पॉजिटिव। 24 का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। 25th, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? आंसर आपको आना चाहिए, फिर भी ऑप्शन पढ़ा देते हैं। टू फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, नहीं, ये तो आरबीआई का काम है। सेकंड है टू एलोकेट सेंट्रल टैक्सेस टू स्टेट गवर्नमेंट, यस, जो उनका हिस्सा है उनको दिया जाता है। तो 25th का आंसर बच्चों क्या आएगा? बी। चलिए 26th,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेट टू जीडीपी रेशियो इन पब्लिक डेट मैनेजमेंट? बच्चों डेट टू जीडीपी मतलब डेट डिवाइड बाय जीडीपी का रेशियो निकालेंगे। हम देखेंगे कि हमारी कंट्री की जीडीपी के कंपैरिजन में डेट कितना है। तो सिंपल है, टू मेजर नेशन गवर्नमेंट्स एनुअल रेवेन्यू, नो। टू इवेल्युएट द प्रोपोर्शन ऑफ डेट रिलेटेड टू कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट, यस, बी। तो इसका आंसर बच्चे क्या है? 26 का बी। 27, इन द कैम्ब्रिज इक्वेशन फॉर मनी के रिप्रेजेंट करता है। बच्चों इसको तो बिना ऑप्शन देखे भी आप बता सकते हो। के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है इनकम का वो प्रोपोर्शन जो आपने मनी की फॉर्म में हेल्ड कर लिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम हेल्ड एज मनी। 28, which measure of the money supply includes M1 and all other form of near money which are less liquid than M1? M1 से लेस लिक्विड है मगर बाकी चीजें नियर मनी वाली कवर करता है। इसके अंदर M1 भी इंक्लूड होता है, M1 भी इंक्लूड होता है। तो बच्चों सिंपल सा आंसर क्या है इसका? M2। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस नियरेस्ट मनी। 29, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बच्चों मोस्ट फेवर्ड क्लोज जो था ना, अब बच्चे इसका आंसर करेंगे WTO, जो कि गलत है। इसका आंसर है गेट। गेट के लास्ट राउंड में WTO इंट्रोड्यूस हुआ था, मोस्ट फेवर्ड नेशन गेट से आया। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, 29 का बी। 38 की बात करते हैं बच्चों। विच टर्म डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर टू एक्सप्लॉइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? देखो बच्चों दो तरह से जाती है, एक होती है एफडीआई, एक होता है एफपीआई। एफडीआई में हमारा मोटिव कंट्रोल होता है, हम रियल असेट्स को परचेज करते हैं कहीं ना कहीं। एफपीआई वाला सिर्फ इनकम्स कमाना चाहता है, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड ऑल। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को समझूं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है और कंट्रोल की बात नहीं कर रहे, तो इसका आंसर आना चाहिए बी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। 31, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया? बच्चों सरकार ने निकाला है मेक इन इंडिया। आप बताइए मेक इन इंडिया का क्या हमारा वो है? हमारा टारगेट मेक इन इंडिया का क्या है? मेक इन इंडिया का टारगेट है कि आप इंडिया में प्रोडक्शन कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और बाहर के लोग भी हैं और आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगाएं ताकि इंडिया में उनके प्लांट्स लगाए जगह जा सके और प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी बढ़ाई जा सके। तो ऑप्शन देख लेते हैं। टू इंक्रीज इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्री, नहीं। टू प्रमोट लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यस। बाकी भी देख लेते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, नो। टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर सेक्टर, नो। तो आंसर शुड बी बी। 31 का आंसर क्या है बच्चों? बी। 32, नीति आयोग आ गया बच्चों, नीति आयोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग? पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, पहला ही है, ये नहीं है, ये नीति आयोग का जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है। 33, द इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ISI, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कहती है? हम इंक्रीज करें इंपोर्ट को ग्रोथ बढ़ाने के लिए, हम रिड्यूस करें फॉरेन गुड्स पे बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हम इंकरेज करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लोकल इंडस्ट्री में, या लास्ट है एक्सपेंड करें एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सपोर्ट में। देखिए बच्चों इसका मोटिव क्या था कि ना इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करें, इंडिया में कुछ बनाए, बाहर के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी कम हो। तो आंसर आएगा बी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट कीजिए और बाहर के गुड्स पे डिपेंडेंसी कम कीजिए। चलिए 34, which economic indicator is commonly used as to measure inflation? GDP, CPI? CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही बताता है कि महंगाई कम है या ज्यादा है। 35th, in a mixed economy resources are used as a result of decision of consumer, decision of firm only, decision of consumer and firm, and decision of consumer and firms and government। yes बच्चों देखिए मिक्स्ड है, प्राइवेट वाले भी आएंगे, पब्लिक वाले भी आएंगे, सरकार का इंटरफेरेंस भी आ जाएगा, कंज्यूमर सोवरेनिटी भी काफी हद तक आ जाएगी, बट फर्म के डिसीजन भी आ जाएंगे। तो सभी इन्वॉल्व है, सभी के डिसीजन माने जाएंगे। तो 35 का आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? डी। क्या आना चाहिए? डी। 36, इफ students expenditure of airline increases as a consequence of more heavily discount fare। बच्चों फ्लाइट्स के प्राइस फेयर कम हो गए और एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया, प्राइस के कंज्यूमर के फ्लाइट के प्राइसेस कम हो गए, प्राइस का प्राइस कम हो गया और एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया, राइट। तो पूछा गया है कि इनकम इलास्टिक है, इनकम इनइलास्टिक है, प्राइस इलास्टिक है,
या प्राइस इलास्टिक। बच्चों इनकम की तो बात ही नहीं हो रही। आप समझिए टिकट का रेट, टिकट का किराया कम हुआ है तो ये प्राइस इलास्टिक है, तो शुड बी सी। क्या आना चाहिए? सी। आप अगर इसका एमटीबी में इंस्टीट्यूट का आंसर देखेंगे वहां पे डी है, गलत है, आंसर आना चाहिए सी। देखो आपने देखा एक दो आंसर ऐसे हैं जो गलत दिए गए, शायद गलती से या किसी और वजह से, बट आपको करेक्ट करना है। तो 36 का आपको डी नहीं करना बच्चे, सी करना है, ठीक है। 37 शिफ्ट इन द डिमांड। शिफ्ट मूवमेंट और डिमांड बच्चे, मूवमेंट और शिफ्ट की बात आ गई। शिफ्ट किस वजह से होती है? देखिए मूवमेंट होती है प्राइस की वजह से और शिफ्ट होती है नॉन प्राइस, अदर फैक्टर लाइक इनकम, सब्सटीट्यूट एटसेट्रा। तो इसका आंसर आना चाहिए ए, नॉन प्राइस फैक्टर्स। चलिए 38 में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ना देखिए क्या करना है आपने, आपको मैं सोल्व करने के लिए दे रहा हूं। आपको ना क्यूएक्स का एक फंक्शन दे रखा है और आपको पी बता रखा है, ठीक है। तो आपने ना इसमें ना वो पुट करना है। आपको पी गिवन है, P1 8 है, P2 2 है, तो आपको पुट करके Q1 Q2 निकालना है और उसको सोल्व करेंगे आप आर की इलास्टिसिटी, तो आपका आंसर इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको आप आर की इलास्टिसिटी से जो है ठीक कर लेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। 39 देखिए 39 में क्या है? 39 कहता है विद रेफरेंस टू आर्क इलास्टिसिटी वी मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड डैश ऑन द डिमांड। देखिए आर्क इलास्टिसिटी एक होती है पॉइंट, जो पॉइंट पे निकलती है। आर्क इलास्टिसिटी जो होती है बिटवीन टू पॉइंट्स निकलती है। ऑप्शन है एट वन पॉइंट नहीं, इंटरसेप्ट नो, यस बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट्स, यस 39 का क्या आएगा? सी। चलिए 40 की बात करते हैं बच्चों। According to British economics J.M. Keynes, dash was the main cause of massive decline in income and employment। बच्चों ग्रेट डिप्रेशन का याद है? ग्रेट डिप्रेशन का रीजन क्या दिया गया था? लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जी हाँ, ए, लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। चलिए 40 क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट पार्ट में 50 करने हैं, मात्र 10 क्वेश्चन रह गए, अभी हम उनको करते हैं, ठीक है। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरो सम गेम। बच्चों कंपटीशन, मार्केट शेयर के लिए जो कंपटीशन है उसको बोला गया जीरो सम गेम, बी। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इलास्टिसिटी मेजर ए मूवमेंट अलोंग ए कर्व रादर देन ए शिफ्ट। इनमें से कौन सी है जो मूवमेंट की बात करती है, शिफ्ट की नहीं करती? प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो इसके ना दो आंसर बनते हैं बच्चों। मूवमेंट, मूवमेंट होती है प्राइस की वजह से, किसकी वजह से? प्राइस। अब वो डिमांड की इलास्टिसिटी भी हो सकती है, सप्लाई की भी। तो इसका आंसर ए और डी दोनों करेक्ट है। इवन इंस्टीट्यूट ने भी दोनों दिए हैं। एग्जाम में जनरली ऐसा नहीं होता, एक ही ऑप्शन होता है, बट यहां पर दोनों करेक्ट है तो हम ए और डी दोनों पे टिक कर लेते हैं। सर 43 की बात करते हैं बच्चों। इफ ओनली पार्ट ऑफ लेबर फोर्स इंप्लॉयड बाय फर्म कैन बी डिसमिस्ड एट एनी टाइम विदाउट पे एंड द टोटल वेजेस सैलरी मस्ट बी कंसीडर्ड। कह रहा है हम ना लेबर के एक पार्ट को निकाल सकते हैं कभी भी बिना तनख्वाह दिए। देखो जनरली लेबर वेरिएबल होती है, बट यहां पे कह रहे हैं कुछ फिक्स भी तो होती है। देखो कुछ लेबर तो आपको रखनी पड़ती है चाहे काम हो ना हो। तो लेबर कैन बी फिक्स, कैन बी वेरिएबल। ऑप्शन कह रहा है फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, पार्टली फिक्स, पार्टली वेरिएबल और एनी ऑफ दिस। बच्चों इसका आंसर आना चाहिए सी। अगेन इंस्टीट्यूट ने डी दे रखा है, बट इसका आंसर क्या आना चाहिए? सी। पार्टली फिक्स भी हो सकती है, पार्टली वेरिएबल भी हो सकती है। चलिए 44 की बात करते हैं बच्चों। When the law of diminishing returns begins to operate, बच्चों रिटर्न बता रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्टिंग में। देखिए अगर रिटर्न कम आ रही है तो कर्व जो है वो राइज होगा, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा राइज होगा और वो होगा इंक्रीजिंग रेट पर। रिटर्न और कॉस्ट देखिए रेसिप्रोकल है, अपोजिट है एक दूसरे के, राइट। चलिए 45 एट द शट डाउन पॉइंट। बच्चों शट डाउन पॉइंट क्या होता है? शट डाउन पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। शट डाउन पॉइंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल आपका रिवेन्यू आता है, प्राइस, टोटल रिवेन्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, यस, टोटल लॉस, यस, ये तो डी है, डी, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही शट डाउन पॉइंट की बात कर रहे हैं। 46 की बात करते हैं बच्चों। व्हेन द इंडस्ट्री इज इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर विल प्रोड्यूस एट द लोएस्ट पॉइंट। कह रहा है जब मोनोपोलिस्टिक की बात करें लॉन्ग रन की, क्या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर लोएस्ट कॉस्ट पे काम करेगा? क्या लोएस्ट कॉस्ट मतलब उसकी कॉस्ट कम से कम होगी? मोनोपोलिस्टिक में लॉन्ग रन में एक्सेस कैपेसिटी होती है, याद कीजिए, लोएस्ट कॉस्ट पे नहीं हो सकता। तो आंसर आएगा बच्चों नेवर। क्या आएगा? नेवर। 47 बोथ द चैम्बरलिन एंड किंग डिमांड कर्व मॉडल
जनरली किंग डिमांड कर्व की बात हो रही है यहां पर मेनली। ओलिगोपोलिस रिकॉग्नाइज देयर इंडिपेंडेंस, डू नॉट कोल्यूड, टेंड टू कीप प्राइस कांस्टेंट, या डी ऑल ऑफ द अबव। बच्चों बताइए, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं? यस करते हैं सर, जब सामने वाला प्राइस बढ़ाता है तो नहीं बढ़ाते, कम करने पे कम कर देते हैं। कई बार कोल्यूड नहीं करते, यस, जब कब, जब प्राइस बढ़ता है तब नहीं बढ़ाते, और प्राइस को जनरली कांस्टेंट रखने की कोशिश करते ही करते हैं। तो आंसर आना चाहिए डी। जनरली इंटरडिपेंडेंस है, प्राइस को ज्यादा छेड़ा नहीं चाहता, छेड़ते हैं तो फिर फॉलो नहीं करते, इंक्रीज के केस में खासकर। तो 47 का आंसर क्या आना चाहिए आपका डी। चलिए 48, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, आपके इनकम की बात करें, नेशनल इनकम की, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, नॉन ऑफ दिस। देखो एग्रीकल्चर को हम आउटपुट के डेटा पे काम करते हैं, तो इट इज आउटपुट मेथड। कौन सा मेथड? आउटपुट। आज के पार्ट के लास्ट के दो क्वेश्चन है बच्चों। 49 है सेविंग। सेविंग क्या है? इंजेक्शन, विड्रॉल। सेविंग बताइए, इंजेक्शन है, विड्रॉल है? सेविंग बच्चों विड्रॉल है। क्या है? विड्रॉल। मार्केट में पैसा नहीं डाला गया, निकाल लिया गया, दैट इज सेविंग। 50th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी के 50 हम अगले पार्ट में देखते हैं। एचओ थ्योरी, द एक्चुअल ओलिंग थ्योरी, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है डैश। बच्चों कितने नंबर की बात हम करते हैं? सर दो फैक्टर की बात करते हैं, तो आंसर शुड बी 2। दिस इज योर बच्चों 50 क्वेश्चन। इसमें तो 2-3 में आंसर में डिस्प्यूटेड आंसर थे, इंस्टीट्यूट का गलत था, तो हमने उसको आपको करेक्ट कराया। और एक न्यूमेरिकल आपको करने को दिया है, जहां पर px गिवन है, आप पुट करके qx निकालेंगे। व्हेन यू गेट p1 p2 q1 q2 तो यू नीड टू पुट द आर्क इलास्टिसिटी मेथड। वो अलग बात है, इसमें आपको मेथड बताया नहीं, इसलिए हमने आर्क किया, क्योंकि हमारा आंसर आर्क से निकल कर आता है। तो होपफुली 50 के 50 क्वेश्चन क्लियर होंगे आपको। एक बार इनको सोल्व कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम अगले क्वेश्चन कवर करेंगे 51 से 100। तो इसको करते हैं बच्चों समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।